गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अबायोटिक रिसोर्सेज में जो वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक हमारा रनिंग में है उसी को आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड आज ये टॉपिक जो है हमारा वाटर रिसोर्सेज वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेनफॉल के बारे में बात की थी और मैंने आपको रेनफॉल के अलग अलग मेथड समझाए थे, अलग अलग तरह के कारक फैक्टर्स बताए थे जो कि रेनफॉल को काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित करते थे। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं रेनफॉल का, और इस रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा देख लें। मैं इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में आप लोगों को थोड़ा सा बताता रहूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो एक तरह से क्लासिफिकेशन बताया था, वो क्लासिफिकेशन के सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द एनुअल एवरेज रेनफॉल। देखिए एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या होता है, जब हम 12 महीनों के अंदर जितनी भी वर्षा की मात्रा हर महीने होती है उसको हम प्लस करके डिवाइड बाय 12 करते हैं तो उसका एवरेज रेनफॉल निकल आता है एनुअल। अगर हम मंथली करना चाहें तो जितने 30 दिनों के अंदर वर्षा हुई है उनकी टोटल नंबर्स को हम ऐड कर दें और दिनों की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो वो एवरेज डेली रेनफॉल हो जाए, मंथली रेनफॉल हो जाती है। सो देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी हैं जो विश्व में वर्षा के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहला है 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि ये वो सारे रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, भारत के अंदर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और विश्व के लेवल पे देखें तो सबसे पहले है इक्वेटोरियल रीजन। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और उस डिवीज़न के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी आसान सा बन जाता है इस चीज़ को हम समझना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको बेसिकली ये है क्या, कि जब भी आप इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तब आप समझते हैं, आपको ये मिल जाता है कि किस तरीके से हमारा जो रेनफॉल है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है किस पर, हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे। यानी जैसा जैसा हमारा इक्वेटोरियल रीजन होगा वैसा ही मेन सोर्स के रूप में हमारी वर्षा की मात्रा जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगी। मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है जो हमारा भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की ओर का जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर मैं आपको एक जनरल तरीके से यहाँ पर समझाऊँ, और एक भूमध्य रेखा है जो विश्व हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इस तरीके से हमारे 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है वो मुख्य तौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें सारा साल लगभग सीधा पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से तापमान बहुत ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा है, संवहनीय धाराएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। संवहनीय धाराओं की वजह से यहाँ पर हर दिन 4 बजे के बाद निरंतर रोज़ वर्षा होती है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो वन संपदा पाई जाती है, जो वन रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो भी इतने डेंस हैं क्योंकि वर्षा अधिक है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग विविधता वाले पेड़ वृक्ष वनस्पति यहाँ पर उगती है। ठीक है, ये उसका मेन गुण है। फिर आता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रांस, जो नेक्स्ट जो मैप है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसमें, कि हमारा जो वेस्ट कोस्ट है यानी कि जो टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंध का पश्चिमी क्षेत्र, मैंने आप लोगों को पूर्व और पछुआ पवनों का कंसेप्ट समझाया था बच्चों, कि पूर्वा पवनें जब पूर्व की दिशा से एंटर करती हैं तो पूर्वी तट पर तो वर्षा करती हैं और पश्चिमी तट जो है वो उनके कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि पछुआ पवनें जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पछुआ पवनें एंटर करती हैं तो पश्चिमी क्षेत्र पर वर्षा करती हैं और पूर्वी क्षेत्र जो है वो उनका सूखा रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ समझाई जा रही है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन एंड विंडवर्ड साइड, जो कि जिस तरफ से वर्षा पवनें आ रही हैं उस दिशा में तो वर्षा करती हैं। फिर होते हैं माउंटेन, जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा हैं वहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है। और जो मानसून रीजन है जैसे कि भारत, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा अमूमन देखने को मिलती है क्योंकि 3 महीने का समय जो है वो अमूमन वर्षा का ही होता है। फिर आते हैं 100 सेंटीमीटर की से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। 100 सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर में मापी जाती है, मिलीमीटर में मापी जाती है और इंच में मापी जाती है। जिस यंत्र से द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है उसे रेन गेज बोला जाता है। एक तरीके से एक जग होता है, एक बार जिसको हम बोलते हैं वो होता है, उसके अंदर एक लाइंस लगी होती हैं, एक पैमाने टाइप का, और जब भी कभी वर्षा होती है तो हम इसे खुले मैदान के बिल्कुल बीचों बीच में उस रेन गेज को, उस जग को, उस मापन को रख देते हैं, उस मापक को। जितनी वर्षा उस जग के अंदर गिरती है उसकी संख्या, उसकी जो लाइंस बाहर में पैरामीटर बने होते हैं उसके आधार पर
फिर कैलकुलेट की जाती है कि इस क्षेत्र में इस समय इतनी वर्षा हुई, चाहे वो मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या फिर इंच में हो। भारत को दो हिस्सों में बांटने का काम करती है 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये आप एक नंबर में हमेशा याद रखना बच्चों कि भारत की जो समवर्षा रेखा की मात्रा है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। यानी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कुछ एक क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से कम भी हैं और कुछ एक क्षेत्र जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। अगर मैं कम से कम और अधिक से अधिक वर्षा की मात्रा को एवरेज निकाल लूँ भारत में, तो 100 सेंटीमीटर का एवरेज जो है वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो अब आते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पहला है नियरेस्ट एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप एक यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाते हैं तो वहीं पे एक दूसरा क्षेत्र जो इसके बिल्कुल चारों तरफ फैला हुआ है वो 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाला होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई रेखा बनी ही नहीं है जो बिल्कुल ये पैमाना निर्धारित कर दे कि इससे इधर 1 मिलीमीटर का फर्क है, इससे इधर 1 मिलीमीटर का फर्क है। जब मौसमी घटनाओं के बारे में बात की जाती है तो ये बात अंदाजन बता दी जाती है कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का जो एक तरह से पैमाना फिट होता है और किसी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर का पैमाना फिट होता है, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसे देखें कि अमूमन ये जो हमारी वर्षा है, वर्षा की जो रेखा है, ये जो हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज ये 100 सेंटीमीटर की बेल्ट है, फिर एक ये 2 सेंटीमीटर की बेल्ट है और इसी बीच में इसके दो बीच का क्षेत्र होता है ये वाला, इन दोनों बेल्ट के बीच में, इसे हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यानी इसके अंदर 100 सेंटीमीटर भी वर्षा हो सकती है और 200 सेंटीमीटर भी वर्षा हो सकती है, ये आपको जनरली समझना होगा। ठीक है, तब आते हैं इसके बाद नियरेस्ट जोन एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वो हमारे क्षेत्र 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले, ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि समुद्र या किसी भी जल राशि से दूर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सम और विषम तरह की जलवायु, इसके साथ साथ जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, महासागरों के किनारों पर बसे होते हैं, वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस सागर के तट को छोड़कर आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती चली जाती है। इसलिए इनलैंड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल, यानी कि जो उष्णकटिबंध क्षेत्र हैं उनके अंतर्भाग जो हैं वो हमारे मुख्य तौर पर इसी वर्षा के क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे हैं। वेस्ट साइड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है, जो हमारा सनमार्गी, व्यापारिक व पूर्वा पवनों का क्षेत्र है, उनका तो वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिमी किनारा कम वर्षा प्राप्त करता है। उसी तरफ जब हम पछुआ पवनों की बात करते हैं तो उनका पूर्वी किनारा कम वर्षा प्राप्त करता है। फिर आते हैं हमारे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रेन शेडो एरिया। 2 तरह के एरियाज होते हैं बेसिकली, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तरह से अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझें तो आपको सिर्फ इतना ही बात ध्यान में रखनी है कि एक हमारा होता है विंडवर्ड, एक होता है लीवर्ड। विंडवर्ड का मतलब होता है सपोज हमारे पवन की दिशा इस दिशा से है, पवन जो आ रही है जलवाष्प से भरी हुई पवनें, उसकी दिशा हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ है, राइट। तो पर्वत का वो किनारा या धरातल का वो किनारा जो हमारा इस पवन की दिशा के सम्मुख पड़ता है, पवन की दिशा के सम्मुख है, वो होता है विंडवर्ड, ठीक है। और जो किनारा उसके विपरीत दिशा में होता है वो होता है लीवर्ड, ठीक है। जब ये पवनें इस तट से टकराती हैं, इस भाग से टकराती हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा प्रदान करती हैं। और जैसे ही ये जलवाष्प से खाली हो जाती हैं, इनके अंदर जलवाष्प नहीं रहते, तो ये हल्की होकर फिर ऊपर उठती हैं और फिर उस पर्वत ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं। लेकिन जब ये पवनें दूसरी तरफ से आगे बढ़ती हैं तब इनके पास ना तो जलवाष्प है ना ही बादल बनाने की क्षमता, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा अधिक और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। बहुत इजी है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। फिर आता है हमारा लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल का एरिया, जिसको मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल, वो क्या होते हैं हमारे, एक तो ठंडे मरुस्थल, दूसरे गर्म मरुस्थल। मरुस्थल की परिभाषा क्या है, वो सभी क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम मरुस्थल की दर्जा देते हैं। तो ये हमने जनरली डिस्कस किया है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि इसका वर्ल्ड का मैप दिखाता है और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है।
सो दिस इज ऑल है, काफ़ी ईजी है मेथड, आपको परेशानी नहीं होगी। लेट्स सी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इंडेक्स दिया होता है, हर मैप की एक क्वालिटी होती है कि उसका इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इंडेक्स को समझें, इंडेक्स के अंदर अलग अलग शेप्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है और उन सिंबल्स को नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला कलर है वो क्षेत्र दिखाता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले सारे क्षेत्र जो हैं वो आपके या तो इस तरह के रंग कलर से दिखाए गए हैं या आपके वेस्ट कोस्ट हैं, जैसे कि ये मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि कलर लाइट से डार्कनेस की तरफ बढ़ता है, तो कोई भी फैक्टर जब आप मैप के ऊपर दिखाते हैं तो उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। जितना कम मात्रा होगी उतना कलर लाइट होगा, जितनी मात्रा ज़्यादा होगी कलर उतना ही डार्क होगा। इस तरह के मेथड से जब मानचित्र बनाए जाते हैं उसे कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं, वर्णमात्री मानचित्र। इसके अंदर शेड्स दिखाई जाती हैं, अलग अलग तरह से मतलब टेक्सचर दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रे हो गया, चेक हो गया, डार्कनेस हो गई, एटसेट्रा। अब यहाँ पर जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र है, देखिए वो सारे क्षेत्र कौन से हैं जो बिल्कुल ब्लूइश है, जैसे कि हमारा ये क्षेत्र बिल्कुल ब्लूइश है, ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। देखिए बच्चों, ये 3 महाद्वीप हैं, एक है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका साउथ अमेरिका, राइट। सो दिस इज़ द मैप। अब आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और एशिया। तो यहाँ पर है आपका, ठीक है, 3 बेसिन है मुख्य तौर पर, कांगो बेसिन, यहाँ पर है आपका अमेजन बेसिन, ये है आपका जायरे बेसिन और यहाँ है आपका कांगो बेसिन। तो ये जो मुख्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है। ऐसे देखिए भारत की अगर मैं आपके यहाँ बात बताऊँ तो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप लोगों को। अगर आप देखें तो वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मैप के ऊपर आप लोगों के लिए काफ़ी ईजीएस्ट है। तो यही है उसका मोर देन एक और अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे विश्व को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन दें वर्षा की मात्रा के हिसाब से, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र केवल 5% हैं। अगर 100% धरती है तो उसमें से 5% वो हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। 150 से 200 देखें 9, 100 से 150 सेंटीमीटर में 11, 50 से 100 सेंटीमीटर 20, 25 से 50 में 30 और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कितने हैं 25%। यानी कि ये जो क्षेत्र क्या कहलाते हैं आपके डेजर्ट्स, जिसको आप मरुस्थल कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर, के हम सरफेस के ऊपर जो वाटर मिलता है उसका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक यूज़ होता है, घरेलू कामों में इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इंडस्ट्री यूज़ होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एक खास तौर पे एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर का यूज़ होता है। फिर पेंट बनाने वाले उद्योग धंधों में, चमड़े वाले उद्योग धंधों में, तो वहाँ पे इन वाटर रिसोर्सेज के सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप लोग अमूमन देखते हैं कि जैसे शुगर मिल होती है, शुगर मिल के पास कोई नहर ज़रूर होगी, या ये कहें कि नहर के किनारे शुगर मिल का सबसे ज़्यादा मात्रा में आप सिचुएशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि गन्ना जब वहाँ पर पहुँचता है, गन्ने को साफ़ करना, गन्ने की फिर फ्राई करना, उस वाटर को बार बार यूज़ करना, बर्तनों को धोना, मशीनों को फ्रेश करना और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे डंप करना, ये शुगर मिल्स की सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषताएं हैं। और इस वजह से जो रिवर, जो कैनाल, जो नहर उसके पास से गुजरती होगी वो ज़्यादातर मैली या गंदी ही पाई जाती है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस वाटर के ऊपर जो रिवर्स हैं उसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो बिजली पैदा करने में किया जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। फिर आते हैं फिशरीज़, मत्स्य उत्पादन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वाटर सरफेस वाटर एरियाज़ का। फिर आता है इरिगेशन यूज़, वाई वाटर यूज़ इरिगेशन, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं इरिगेशन, सिंचाई क्या होती है बच्चों? सिंचाई होती है जब भी आपको खाद्यान्न फसलें या अन्य फसलों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है और उस क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा जो है वो निश्चित ना हो, या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से वर्षा की मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण फसल उगाने के लिए जब मानवीयकृत तरीकों से नदियों, झीलों, तालाबों का जल खेतों तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को इरिगेशन बोला जाता है, राइट। अगर सभी जगह वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती तो हमें इरिगेशन के लिए कैनाल, ड्रेन्स और नलकूप इत्यादि लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़ती।
परंतु क्योंकि वर्षा की मात्रा अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, कम ज़्यादा होती है, इसलिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए ये इसी का ही आगे का कंटेंट है। देन वाई वाटर यूज फॉर इरिगेशन? फर्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रिक्वायरमेंट फॉर मोर फूड एंड नॉन रॉ मटेरियल। कृषि से हमें खाद्यान्न फसलें मिलती हैं और कच्चा माल भी मिलता है, इसलिए कृषि से उत्पादित होने वाले आर्थिक क्रिया को या कृषि को हम प्राथमिक आर्थिक क्रिया में रखते हैं, क्योंकि उससे ही रॉ मटेरियल उत्पन्न होता है और उसी रॉ मटेरियल का उपयोग हम करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर चाहे गन्ना हो, फिर चाहे कपास हो, फिर चाहे जूट हो, किसी भी तरीके से वो सारा रॉ मटेरियल हमारे मेजर इंडस्ट्रीज वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, जैसे कि चावल हमारे खाद्यान्न फसल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मैं वैश्विक स्तर पे देखूं तो चावल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली खाद्यान्न है। गेहूं उसके बाद आती है, चावल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। चाइना विश्व का सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। और चावल को उगाने के लिए हमें 200 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं भारत की बात करूं तो 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा की रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा मिलती है। तो चावल तो उगाना है, खाद्यान्न फसल है, तो हमें फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इरिगेशन, सिंचाई। फिर आता है टाइप्स ऑफ सोइल। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसके अंदर अगर हम थोड़ी सिंचाई कर दें, थोड़ा जल दे दें, वो बड़े लंबे समय तक टिका रहता है। लेकिन कुछ मिट्टी की क्वालिटी ऐसी होती है कि यदि हम उस मिट्टी के अंदर जल की सिंचाई या जल की उपलब्धता बार बार ना करवाएं तो वो मिट्टी सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसे कि काली मिट्टी, ठीक है, जिसके अंदर जो एक तरह से जल को रोकने की क्षमता होती है वो बड़े कम समय की होती है, क्योंकि उसको इवेपोरेशन प्रोसेस भी साथ के साथ फिर चलता रहता है। तो यूज़ ऑफ सरफेस वाटर, इनलैंड वाटर रूट्स। देखिए हमने इससे पहले ओशन वाटर रूट्स किए थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनलैंड वाटर यूज़, यानी कि भारत या किसी भी देश की नदियों को, नहरों को और इनको जोड़ने के बाद जो यातायात किया जाता है उसे इनलैंड वाटर रूट्स कहते हैं, राइट। इनलैंड यानी कि भूमि के अंदर, सागर महासागर तो जुड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, वो है ओपन वाटर रूट्स। ये है इनलैंड यानी कि धरती के अंदर। सबसे बड़ी बात, आपके पास ऐसी नदियाँ होनी चाहिए जो बारहमासी हो, यानी कि अब इसको मैं एक चीज़ ना, एक पॉइंट आपको यहाँ समझाता हूँ ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट, रिवर्स जो होती हैं बच्चों वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं परमानेंट, एक होती हैं सीजनल। जो कि परमानेंट रिवर होती हैं जिन्हें कि हम 12 नदियाँ कहते हैं, यानी ऐसी नदियाँ जिसमें 12 महीने जल रहता है। एक होती हैं सीजनल, जिसमें केवल रेनफॉल यानी कि वर्षा की ऋतु के अंदर ही जल आता है। जो नदियाँ 12 महीने होती हैं उनका उद्भव जो है वो कहाँ से होता है? ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? ग्लेशियर यानी कि हिम नदी से। और जो रेनफॉल वाटर्स होती हैं, ये जो हमारी मौसमी नदियाँ होती हैं, उनका केवल एक ही सोर्स होता है, वो कौन सा होता है? वर्षा। हिम के पिघलने से हिम का पिघलना, पहाड़ी क्षेत्रों पर वर्षा का अधिक होना इन नदियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में जल प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो अपने एक उद्भव से लेकर अपने मुहाने तक जाती है। यानी कि उद्गम हो गया उसका जहाँ से उद्भव, यानी जहाँ से वो निकली, और मुहाना हो गया जहाँ पर जाकर वो किसी जगह पर किसी सागर, झील, नदी, तालाब में गिर जाती है, उसे हम कहते हैं उसका मुहाना। जैसे कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से आगे बढ़ती है, जहाँ पर दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली, अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग से फिर गंगा के रूप में ये आगे बढ़ती है। हरिद्वार में ये पहली बार मैदानी क्षेत्र में उतरती है, पहाड़ों को छोड़ मैदानों में उतरती है। काफ़ी लंबा रास्ता मैदानों में तय करने के बाद ये सुंदरवन के डेल्टा के आसपास जो हमारा क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर ये अपना जो जल है वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब आता है डेल्टा। डेल्टा शब्द क्या है कि नदी जब अपने मुहाने पर अंतिम बिंदु पर एक त्रिभुजाकार आकृति में अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को जमा कर देती है, उस पोजीशन को या उस स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं, राइट। सो अब जब लंबी नदियां होंगी, हमारे गंगा की जो अमूमन एक तरह से लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एवरी कंट्रीज हैज़ अ लॉट्स ऑफ मेजर रिवर। जैसे इंडिया की बात करें, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र हालांकि ज़्यादातर भारत के बाहर बहती है, लेकिन जब वो अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत में एंटर करती है तो बड़ी लंबी नदी है। ऐसे ही सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ यानी कि सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम,
ये 6 नदियाँ, इनमें से 3 नदियाँ भारत से होकर बहती हैं, 3 नदियाँ पाकिस्तान से होकर बहती हैं, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। सिंधु जल समझौते के अंदर 80% जल पाकिस्तान के कब्जे में है, 20% जल का उपयोग भारत करता है। लेकिन फिर भी 3 मुख्य नदियाँ चनाब, झेलम और रावी जो है वो मुख्य तौर पे भारत से होकर बहती हैं। इस नदियों के सहारे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकाओं के माध्यम से देश के अंदर यातायात किया जाता है, उसे इनलैंड वाटर रूट्स कहते हैं, राइट। एवरी कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ मेजर रिवर्स। जैसे कि हम यूरोप की बात करें तो राइन्स है, डेन्यूब है। अगर हम चाइना की बात करें तो वांगो है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पर अमेजन है, नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। बड़ी और लंबी होने में सिर्फ इतना फ़र्क है बच्चों, एक लंबाई के हिसाब से जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, और जितना बड़ा क्षेत्र में वो फैल कर बहती है उसे कहते हैं उसका अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन यानी क्षेत्र के आधार पर अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की बात करें तो मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, ये मुख्य नदियाँ हैं जो वहाँ पर बहती हैं, ठीक है। और यूरोप में वोल्गा है मुख्य तौर पर, थेम्स है जो लंदन में बहती है। ये मुख्य तौर पे नदियाँ हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से जो कुछ एक के नाम मैंने आपको बता दिए। वो नदियाँ 2500, 3000, 4500 इतना लंबा किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं, तो उनके मार्ग से हम यातायात कर सकते हैं। दीज रूट्स फर्स्टली यूज इन द पास्ट बाय ऑल कंट्रीज ट्रेड एंड मास। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेल का आविष्कार 1853 भारत में सबसे पहले, उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में था। इसके अलावा एयरवेज जो बहुत बाद में डेवलप हुआ। तो पहले तो यातायात के लिए केवल और केवल नदियों, जल, इस संसाधनों का ही उपयोग किया जाता था। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब ज़्यादातर जो है वो हम लोकली ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है रोड से करते हैं, और बहुत दूर तक कोई चीज़ भेजनी हो तो वाटर से, अगर क्विक कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए तो हम एयरप्लेन से। सो दिस वाटर रूट्स हैवीली क्लस्टर्ड गुड्स एंड इंट्रास्टेट्स, या अंदर कंट्री या कंट्री के बाहर हम भेजने का ये मुख्य तौर पर काम करते हैं। सो ये बेसिकली काफ़ी ईजी से टॉपिक हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वाई वाटर रूट्स जो डेवलप, इनको रूट्स को डेवलप क्यों किया, यह बड़ा इजी सा फैक्टर है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा काम मैंने जस्ट अभी आपको बताया। क्योंकि रिवर्स का जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली बहता है, 12 महीने बहती हैं, लॉन्ग अवे कंट्री के अंदर बहती हैं, किसी तरीके का कोई सीमा विवाद नहीं है, आप आराम से उसको एक माल को दूसरे माल के वहाँ तक ले जाया जा सकता है। परंतु आजकल देशों के अंदर जो एक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई हैं उसकी वजह से वाटर, गार्बेज, हैंड लॉग्ड, अच्छा ऑयल्स वगैरह जो हम डंप कर देते हैं, उन सारी वजह से फिर क्या होता है कहीं ना कहीं सूटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सो दिस इज़ आर परमानेंट रिवर्स फाउंड, यानी कि जो 12मासी नदियाँ हैं वही काम कारगर हैं। द रिवर्स कंटेन वाटर फॉर एवरी डे ईयर लॉन्ग्स फॉर अ टाइप, ये बड़े लंबे समय से बहती हैं। गंगा नदी का उद्भव कब हुआ होगा कोई अंदाज़ा नहीं है, परंतु आज भी उसकी विरल धारा जो है वो निरंतर बह रही है और अपना पूरा मार्ग जो है वो कर रही है। जब तक ग्लोबल वार्मिंग और एक तरह से क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट अभी इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन फिर भी ग्लेशियर्स जो हैं वो अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। जिस दिन ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएगा, उस दिन गंगा के अंदर पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि सरस्वती रिवर जो है, घग्गर रिवर जो है, दामोदर नदी जो है, ये ऐसी ऐसी नदियाँ थी जो अपने समय में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ थी, परंतु अब विलुप्त हो गई हैं। ऐसा समय कभी गंगा के ऊपर भी आ सकता है अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को इसी तरीके से बढ़ावा दिया, या इसी तरीके से हमारी वजह से अगर तापमान बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी विश्व के, पृथ्वी के ऊपर जमी हुई सभी बर्फ़ पिघल जाएगी और नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो ख़त्म हो जाएगा। वाटर वे यानी वाटरफॉल्स हैं, गोर्ज हैं, हार्ड रॉक्स रिवर इन वॉन्ट फॉर सुटेबल्स एंड स्ट्रेट वे फ्रॉम द रिवर। रिवर जो है नदियाँ और स्ट्रेट वे में बहती हैं, ज़्यादा उनके अंदर टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज, मैंने आपको बताया था कि विश्व के सभी देशों के अंदर आंतरिक भागों के अंदर नदियों के द्वारा जल मार्ग जो है वो विकसित किए गए। जैसे कि यूरोप, मैंने नदियों के नाम आप लोगों को पहले बता दिए हैं। यूरोप यानी कि यूरोप महाद्वीप में डेन्यूब है, साइंस है, राइन है, एल्ब है, वाइजर है, ऑर्डर, ये रिवर विश्व की सबसे ज़्यादा लंबी नदियों में से एक है और उनमें सारा साल पानी रहता है। रशिया की वोल्गा, देखिए वोल्गा और डॉन ये 2 रिवर्स हैं, और रशिया विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, मैंने आप लोगों को पहले शायद बताया नहीं है, हम डिस्कस करते रहेंगे, 7-7 पॉइंट आएंगे। रूस के बारे में बात करते हैं, चलो 1-2 लाइन में आपको यहाँ थोड़ा लिखवा देता हूँ, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। रूस विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। उसका 70% से ज़्यादा भाग एशिया में है और 30%, 25-30% के आसपास जो भाग है वो उसका यूरोप में। इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है कि यूरोप और एशिया का मिलाया हुआ देश रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है।
विश्व के 7 बड़े देशों में 7वां स्थान भारत का है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि एशिया में है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है चाइना, जो एशिया में है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और जो कि दक्षिण अमेरिका में है। छठा सबसे बड़ा देश हमारा ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फैक्ट ये हमेशा याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है और 7वें नंबर पे है भारत, जो कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के अंदर विश्व की 2.4% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और भारत अकेला विश्व का 1.7% एरिया घेरे हुए है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखना, रिमेंबर। एंड देन एशिया की बात करें, एशिया में चाइना और इंडिया ये 2 मेजर कंट्रीज़ हैं। रशिया के बारे में मैंने आपको बताया, वोल्गा एंड डॉन रिवर्स विच इज द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ रशिया, ऑल्सो में फेमस रिवर्स ऑफ एशिया ऑल्सो। इन एशिया चाइना एंड इंडिया हैज़ अलॉन्ग विद इनलैंड वाटरवेज। चाइना के अंदर यांगसिकांग, सिकांग ये मुख्य तौर पर रिवर है। सांगपो नदी यहाँ की बहुत बड़ी नदी है। और भारत की बात करें तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर भाग जो है वो तिब्बत में बहता है, जो कि चाइना का ही मुख्य भाग है, लेकिन वो भारत के अंदर एंटर करती है, जहाँ पर उसका कुल 1100 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो बहता है। फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये महानदी के बाद जितनी भी नदियों के बारे में मैंने बात बताई है, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की नदियों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक जो कि अरब सागर में गिरती हैं, दूसरी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली 2 मुख्य नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। सिर्फ 2 नदियां जो मुख्य तौर पे अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। राइट, बड़ा इजी सा है, आपको मुश्किल नहीं होगी कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा, ताप्ती गिरती हैं वेस्ट अरब सागर में। उसकी पोजीशन कुछ ऐसी हैं और इनकी पोजीशन कुछ ऐसी है। राइट, इनकी दिशा पश्चिम की ओर है और इनकी दिशा पूर्व की ओर है। फिर आता है यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट लॉरेंस वाटरफॉल कवर द 376 किलोमीटर एरिया रन्स, यानी कि अकेला सेंट लॉरेंस वाटर जो है रूट ये सबसे लंबा रास्ता कवर करता है। सम लेक्स आर इंडोल, जैसे सू कैनाल, आप ये 1 नंबर में याद रख सकते हैं कि सू नहर जो है वो मिशिगन और ह्यूरॉन नदी को और लेक को आपस में मिलाती है। फिर आती है वेलेंड कैनाल, यानी कि वेलेंड जो नहर है वो इरी और ओंटेरियो झील को मिलाती हैं। ये 5 मुख्य झीलें हैं यूएसए में जो पाई जाती हैं, यूएसए और कनाडा में। ये दोनों की सीमाओं पर हैं, यूएसए और कनाडा में। राइट, 5 मुख्य झीलें हैं। इन्हें ग्लेशिएटेड लेक्स बोला जाता है क्योंकि इनका निर्माण ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है। सबसे पहली है मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये ग्लेशियर लेक हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा मुख्य जो है अंडरग्राउंड वाटर। देखिए, अंडरग्राउंड वाटर मैंने आपको बताया था, जब वर्षा होती है, वर्षा का जल जो है वो रंध्रयुक्त चट्टानों से होकर नीचे की परतों में चला जाता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको ये इसमें परेशानी ना हो। बच्चों, बहुत ईजी सा है। देखिए, हमारी पृथ्वी ये इस तरह से पृथ्वी है, जो सतह हमें ऊपर से नज़र आती है। इसके नीचे जो है वो परतें पाई जाती हैं चट्टानों की। ठीक है, कुछ चट्टानें तो पारगम्य होती हैं, कुछ चट्टानें अपारगम्य होती हैं। कुछ चट्टानों में रंध्र होते हैं, कुछ चट्टानों में रंध्र नहीं होते हैं। कुछ चट्टानें कोमल होती हैं, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं। तो ये तो हैं जैसे कि जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोरस, यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। ये वो चट्टान है जिसके अंदर पोरस यानी कि रंध्र जो है वो नहीं पाए जाते। और जब भी कभी वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण वर्षा का जो जल है जब वो धरती पर पहुंचता है, इसका लगभग 22% जल जो है वो सतह यानी पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है। अब ये जल बूंद बूंद के रूप में पारगम्य चट्टानों को पार करता हुआ पृथ्वी की आंतरिक परतों में चला जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में चला जाता है। और जब उन्हें ये जल काफ़ी नीचे तक चला जाता है, कब तक चला जाता है? जहाँ तक उसे एक ऐसी चट्टान ना मिल जाए जो इस जल को नीचे जाने से रोक ले, यानी उस चट्टान के ऊपर ये जो वाटर है फिर वो इकट्ठा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, वाटर आया मतलब वर्षा से भी प्राप्त हुआ जल है, लेकिन रंध्रयुक्त चट्टानों को पार करके ये यहाँ पहुँच गए। अब जब हम कभी भी कुएँ खोदते हैं या सबमर्सिबल लगवाते हैं या नलकूप लगाते हैं,
तब हम क्या करते हैं, एक तरीके से खड्डा खोदते हैं और वो खड्डा खोदते हैं उस गहराई तक जहाँ तक हमें वो फ्रेश वाटर जल जो मिल जाए। जब भी हम इस तरह की करते हैं तब इसे बोलते हैं वाटर लेवल, यानी कि हमने इतना गहरा खड्डा खोद रखा है कि 10 साल 15 साल तक पानी मिलता रहेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाटर लेवल। क्या बोलते हैं? वाटर लेवल, यानी वो स्तर जहाँ पर हमें जल मिल रहा है वो वाटर लेवल कहलाता है। अब सपोज ये जो कुआं है ये दो प्रकार का होता है, या तो इसे आदमी ने खोदा है या फिर ये नेचुरल। अगर ये नेचुरल होगा यानी कि मनुष्य द्वारा खोदा हुआ नहीं है, तो ये जो वाटर है जो हमने अभी यहाँ पर देखा ये स्वतः ही बाहर आ जाता है। कई बार आपने देखे होंगे ना कुएं जो प्राचीन समय से बने हुए हैं उसके अंदर आज भी पानी है, लेकिन अगर मानव ने इसे खोदा है, ठीक है, तो फिर मानव क्या करेगा, इसके अंदर पंप लगाएगा, पंप लगाकर उस जल को प्राप्त करेगा। जब मानव उस जल को प्राप्त करेगा तो वो ट्यूबवेल हो जाता है, जब नेचुरल हो तो वो कुएं हो जाते हैं, और कुएं स्वयं भी पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। कई बार मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी इसे प्रकट होते हुए देखा जाता है। तो बच्चों इस तरह की जो पिक्चर है ये आप लोग अपने एग्जाम्स में बना सकते हो। बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल मैंने सेकंड लगाया होगा, तो आप लोग इसे बनाएं, समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। अब हम कहते हैं अगर वर्षा नहीं हुई तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, ये चोआ जिसको आप लोग बोलते हो, सही वर्ड मेरे अब ध्यान में आ रहा है, चोआ। गाँव के अंदर ये कॉमनली वर्ड यूज़ होता है, चोआ। कहते हैं ना चोआ नीचे बैठ गया, चोआ नीचे बैठ गया तो फिर क्या करेंगे हम, दोबारा से फिर उसकी खुदाई करेंगे, फिर उसको और गहरा खोद देंगे। और ये सारा कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्षा की मात्रा कम हो रही है। वर्षा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे ना तो चोए नीचे नहीं जाते, ठीक है, पानी जो है वो निरंतर मिलता रहता है। ये सारी चीज़ें आपके ही काम की हैं, आपको हमेशा याद रखनी है। राइट, क्लियर है? मैं इसको स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से इसे देख सकते हैं। सो अब आ रहे थे उसी बारे में कि वाटर का 25% रिसीव फ्रॉम रेनफॉल। वर्षा का 22% जल अब्जॉर्ब बाय द लैंड, धरती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वाटर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, वो जो जल पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे कि पीछे चित्र में मैंने समझाया कि वो नीचे की परतों में जाता है, रंध्रयुक्त चट्टानें पारगम्य चट्टानों को पार करता करता उस चट्टान तक पहुंचता है जहां पर उसके बाद उसकी एंट्री नीचे की परतों में नहीं हो सकती, और वहां पर वो इकट्ठा होता चला जाता है, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। 60% वाटर जो है रेनफॉल का अंडरग्राउंड वाटर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया था कि हम नलकूपों से या फिर ट्यूबवेलों से सिंचाई करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जल देते हैं, वेस्टेज करते हैं। अगर हम उन सब चीज़ों को समझदारी से यूज़ करें तो अंडरग्राउंड वाटर कभी ख़त्म ना हो। हम देखते हैं कि हम नहाने से पहले इतनी देर पहले टैप चला देते हैं, पानी चलता है, वेस्ट होता है। शेविंग करते हैं, ब्रश करते हैं तो भी हम पानी वेस्टेज करते हैं। फ्रेश वाटर को गाड़ियाँ धोने में यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी गलत बात है। अच्छा, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट नहीं करते, उसको स्टोर नहीं करते। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन सारी बेसिक चीज़ों को अच्छे से जानते हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रिमेन अंडर वाटर, जो वाटर है थ्रू द जो परवियस रॉक्स है, परवियस यानी कि जो अंदरी भागों में जाने की परमिशन देती हैं, पारगम्य को परवियस बोला जाता है। नॉन परवियस यानी कि जो अपारगम्य। 77 ऑफ टोटल अंडरग्राउंड वाटर यूज फॉर द इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। जितना धरती के अंदर जल है उसका 77% जल अकेला इंडस्ट्रीज़ या इकोनॉमिकल यूज़ के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडर वाटर प्लेन एरिया। अगर समतल मैदान होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जस्ट बिकॉज द परवियस रूट। अगर समतल मैदान होगा ना, पारगम्य चट्टानें आसानी से मिल जाएंगी, भूमिगत जल जो है वो अच्छे से आपको मिल जाएगा। प्लेन एरिया, यहाँ पर प्लेन की स्पेलिंग गलत है बच्चों, डोंट राइट दिस PLAN, ये प्लेन होता है वो जो उड़ने वाला होता है, PLAIN, PLAIN। जो ये प्लेन होता है ये होता है समतल मैदान वाला प्लेन, ठीक है। तो ये राइट स्पेलिंग है, आप ध्यान से लिखना, ये बाय मिस्टेक जो पहले PPT में बनाई होगी तब गड़बड़ हुई होगी। सो प्लेन एरिया आर ऑफ एवरी कंट्री अफेक्टेड बाय द फ्लड एंड रेनफॉल, क्योंकि जो समतल मैदान होते हैं उनके अंदर बाढ़ बहुत आती हैं। बाढ़ आएगी तो भी धरती पानी पिएगी, भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर बाढ़ कम आएंगी, वर्षा कम होगी तो वहाँ पर भूमिगत जो चट्टानें हैं, मिट्टी है, वो पानी को सोख नहीं पाएगी, भूमिगत जल स्तर कम हो जाएगा। एंड दोज एरिया हु हैव हाईली लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हैव सॉफ्ट रॉक्स इन मेजोरिटी, यानी कि जहाँ पर कोमल चट्टानों का एक तरह से संकेंद्रण मिलेगा धरती के नीचे, वहाँ पर तो जल चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसी चट्टान पृथ्वी की सतह के बिल्कुल ऊपर वाली परत में हो जो अपारगम्य हो, तो वो तो जल को नीचे ही नहीं जाने देगा, यानी वाटर लेवल वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड वे द अंडरग्राउंड वाटर, हम किन किन माध्यमों से अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। दो तरह से, एक तो वेल्स होते हैं, दूसरे ट्यूब वेल्स होते हैं।
वेल्स दो प्रकार के होते हैं। वेल इज़ अ होल ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड। मैंने अभी आपको खींच के बताया था जस्ट अभी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह से हम भूमि के जल स्तर तक एक कुएं का एक छिद्र बनाते हैं जिसे वेल कहते हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, सरफेस वेल जो कि ज़्यादा गहरे नहीं होते, अनलाइंड होते हैं, कच्चे होते हैं या फिर पक्के होते हैं, और फिर होते हैं सब सरफेस वेल यानी कि ट्यूबवेल्स, जिसका उपयोग हम पृथ्वी से आंतरिक भागों से जल को बाहर निकालने के लिए करते हैं। यूजेस ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम क्या उपयोग करते हैं कुओं का और जो हमारी ट्यूबवेल्स होती हैं, हम इन्हें अच्छे से जानते हैं बच्चों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये ना पता हो। देखिए वेल्स और ट्यूबवेल्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा यूज़ हम करते हैं, नदर्न प्लेन्स इन इंडिया हैव अ फुल ऑफ रिजर्व ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा उत्तरी भाग है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। अलॉन्ग विद दिस क्वालिटी द प्लेन एरिया इज़ ऑन द मेन एग्रीकल्चर रीजन। हम ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास भूमिगत जल है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी ज़्यादा वाटर ज़्यादा एग्रीकल्चर, या ज़्यादा एग्रीकल्चर तो ज़्यादा वाटर वेस्टेज, बात ख़त्म। ड्यू टू द डेंस एग्रीकल्चर एरियाज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इरिगेशन। मैंने अभी आपको सिंचाई की एक तरह से परिभाषा समझाई थी, परिभाषा आपको बताई थी क्या होता है कि फसलों को उगाने के लिए या कुछ खास किस्म की फसलों को उगाने के लिए हमें जल की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। उस जल की मात्रा में यदि वर्षा एक भूमिका निभाने में असमर्थ हो या वर्षा कम ज़्यादा हो, तो उस जल की कमी को पूरा करने के लिए मानव क्या करता है, नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों के द्वारा एक कुएँ, नहरों, छोटी छोटी नहरों या ड्रेन्स के माध्यम से सिंचाई करता है। दिस इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है 78% गुजरात में, देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ठीक है, वेल्स और ट्यूबवेल्स कुओं के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है इरिगेशन इन्हीं एरियाज़ में होता है। देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्यूबवेल्स, यानी कि जो हमारे वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं उनके मेरिट्स क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। चीप सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ फार्मर, यानी कि एक नहर से एक छोटी सी ड्रेन आप अपने खेत तक लेकर आओ, बहुत महंगा है। वहीं पर आप लोगों को नहर का खारा पानी मिलेगा। जब जब सरकार नहर के अंदर पानी छोड़ेगी तो आपको पानी मिलेगा। जब नहर के अंदर पानी छोड़ने की बंद कर दिया जाएगा तो आपको वाटर की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा ये है कुएँ खोद लें या ट्यूबवेल लगा लें। फिर आता है द वाटर ऑफ दिस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स विल फुल नेचुरल केमिकल, क्योंकि ये पृथ्वी की परतों के नीचे से छनता हुआ अंदर गया है, तो जिन मिनरल्स की आवश्यकता मिट्टी को होती है वो इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में। दिस सोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल इन दोज प्लेसेस वेयर इज सिचुएटेड सो फ्रॉम द रिवर्स एंड कैनाल। अब आपका जो गांव है उसके आसपास में 50 किलोमीटर में कोई नहर, कोई नदी, कोई झील, कोई तालाब नहीं है, तो वहाँ से आप लोग फिर नहर कैसे लेकर आओगे, नहर का जल आप कैसे लेकर आओगे। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर कुएँ और नलकूप लगाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। द कंस्ट्रक्शन चार्जेस एज ऑन अ वेल एंड अ ट्यूबवेल इज सो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड हमने एक बार अगर ट्यूबवेल के ऊपर पैसा लगा दे, कैसे हम कहते हैं, इस जगह पर मान लो आपका खेत ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर चोआ 30 मीटर पे है, तो आप लोग कहते हैं नहीं यार 50 मीटर पे खोदते, क्योंकि जल तो धीरे धीरे कंज्यूम होता है। 30 मीटर पे तो है ही है, लेकिन आपने अगले 3 सालों को ध्यान में रखते हुए 50 मीटर पे खुदवा दिया। 50 मीटर तक तो आपको कम से कम अगले 3 से 4 सालों तक किसी भी तरह से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्षा की मात्रा कम होगी, चोआ नीचे जाएगा, फिर आपको खुदाई करवानी पड़ेगी। सो ये थोड़ी मेंटली एक तरह से इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। सो इरिगेशन विद कैनाल सम ऑफ द टाइम इज़ वेरी हार्मफुल क्रॉप्स बिकॉज द कैनाल वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स एंड अदर केमिकल। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि नहरों के द्वारा जो हम सिंचाई करते हैं उनका सबसे बड़ा फॉल्स या फिर एक तरह ड्रॉबैक क्या होता है कि वहाँ पर जो वाटर है, वाटर के साथ साथ जो केमिकल्स हैं, केमिकल के अलावा वहाँ पर नमक और दूसरे जो एक तरह से, क्योंकि नहरों के अंदर हम अमूमन देखते हैं हम जानवर फेंक देते हैं, क्योंकि आजकल तो नहरों का यूज़ सबसे ज़्यादा जो है वो सुसाइड करने के लिए किया जाता है। करनाल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं रेगुलरली बेसिस पे आई रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे इस तरह से देख रहे हैं, बच्चों फेलियर इज़ नॉट द लास्ट। आप किसी भी एग्ज़ाम को आप पास करते हो या फेल करते हो, वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता। किसी भी समस्या का या कोई भी समस्या हमारी ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। सारी चीज़ें मिल जाती हैं पर ये खोई हुई ज़िंदगी नहीं मिलती। जो भी इस तरह से एक तरह मेंटालिटी दिमाग के अंदर बनाकर हम ये या कुछ एक पर्सन जो हैं इतना नेगेटिव स्टेप आउट करते हैं, वो तो चाहकर या ना चाहकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार की क्या हालत या दशा होती है, ये आप लोग थोड़ा सा सोचें और इस तरह के स्टेप आउट को ना करें। तो कैनाल्स होती हैं, जो नहरें होती हैं, उनका उपयोग नहरों के सिंचाई के लिए किया गया है। वो इस तरह के
अमानवीय कारकों के लिए नहीं है या कार्यों के लिए नहीं है। सो प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस बनाइए, आप वेट कीजिए, स्टेबल रहिए, और जितना स्टेबल आप रह सकते हैं, जितना काम आप रह सकते हैं, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन टाइमली मिल जाएगा। दिस इज़ अबाउट द मेरिट्स, ठीक है। बट अबाउट द नेक्स्ट डिमेरिट्स, यानी कि जो कुएँ होते हैं उनके अवगुण क्या होते हैं। इरिगेशन विद वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन लिमिटेड एरिया, ये बहुत कम मात्रा में, यानी 1 किला 2 किले 10 किले, अगर आपके खेत में 10 किलो का एक चक है तो उस खेत के अंदर मान लो आपने एक ट्यूबवेल लगा दी, लेकिन उसके बाद का जो चक है वहाँ तक अगर पानी आपको चाहिए तो आपको दूसरे ट्यूबवेल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ कंटेन लिमिट वाटर्स, क्योंकि हम जानते हैं भूमि के नीचे जो वाटर है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। सो हमें उसका यूज़ भी उसी लिमिट के आधार पर करना चाहिए। वाटर ऑफ द वेल्स सॉक्ड इन ड्रॉप, यानी जब सूखा पड़ता है तो कुओं का पानी सूख जाता है, चोआ नीचे चला जाता है। मोस्ट ऑफ द वेल्स आर अनलाइंड इन इंडिया, यानी भारत के अंदर खेतों के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे खेतों के अंदर जो कुएँ हैं वो कच्चे हैं, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में हम कुओं के अंदर थोड़ा सा मतलब पक्का कराते हैं, प्लस्तर करवाते हैं, ताकि लंबे टाइम तक टिके रहे। वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ हायर इन द मोड ऑफ इरीगेशन, मैंने जस्ट अभी बताया कि ट्यूबवेल से की हुई इरीगेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, हमारी ज़्यादा वेस्टेज होती है पानी की। एंड उसके बाद आता है वाटर लेवल ड्रॉ डाउन ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ वेल। जैसे जैसे हम पानी को यूज़ करेंगे, अगर वर्षा की मात्रा उसी स्तर पर ना हो तो जो हमारा भूमिगत जल है उसका स्तर नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। दिस वेल्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्राई प्लेस, यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर तो नहर ही कामयाब है। इंदिरा गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वहाँ पर जो है फसलें उगाई जाना संभव हो पाया, अदरवाइज़ वहाँ पर किसी भी तरीके से आप ट्यूबवेल लगाकर जल सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर सकते। फिर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के कुएँ होते हैं। एक तो स्वयं प्रेशर की वजह से पानी कुएँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसे कुओं को आर्टिजियन कहा जाता है सॉरी, ऐसे कुओं को आर्टिजन कहा जाता है। आपको अच्छे से समझना है आर्टिजन क्या होता है। मैंने अभी आपको पूरा चित्र बना के समझाया कि जब मानव उसके अंदर मोटर लगाए, टुल्लू पंप डाले और जल को प्राप्त कर ले, वो होता है हमारा ट्यूबवेल्स, मानवीयकृत बनाया हुआ कुआं। एक होता है जब पानी स्वयं ही किसी कुएं से बाहर आ जाए, उसे हम कहते हैं आर्टिजियन वेल। ये शब्द आर्टिजियन जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक शहर से लिया गया है जिसका नाम है आर्टिजियन। आर्टिजियन के अंदर स्वयं पृथ्वी पर मतलब प्रकट होने वाले कुएं बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आर्टिजियन वेल कहते हैं। वेल वही है, प्राकृतिक कुआं वही है, क्योंकि ये आर्टिजियन स्थान पर पाए जाते थे, इसलिए इन्हें आर्टिजियन वेल या कहा जाता है, राइट। आर्टिजियन वेल क्या है? स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होने वाले कुओं का वो रूप है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है और वो निरंतर जल प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सम प्लेस ऑन द अर्थ वेयर वेल्स कम इनटू द फोर्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जल लगातार इकट्ठा होता चला जाए तो वो एक तरफ से अगर उसको जगह मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ से वो बाहर निकलना शुरू होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। दिस वेल कम ऑन द फोर्स विद इट्स ऑन विदाउट मैन एक्टिविटी। ये जो कुएँ होते हैं आर्टिजन, ये स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, मानव का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्टली दिस वेल्स मेड इन आर्टियोज इन फ्रांस, दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ जो हमारे वेल्स हैं दिस इज़ नोन एज आर्टिजन वेल। यहाँ पर एक फ्रांस में भी एक प्लेस है जो आर्टियोज करके है, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पहले देखे गए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। देखिए यहाँ पर आर्टिजियन एक बेसिन है, नदी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बड़े लंबे क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर इस तरह के कुएँ देखने को मिलते हैं। दिस एरिया कवर्ड अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी आर्टिजियन बेसिन जो है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है, जहाँ पर इस तरह के अपने आप निकलने वाले 10,000 कुएँ हैं जिन्हें हम आर्टिजियन वेल्स कहते हैं। फिर आता है द अप्रॉक्सीमेटली डेप्थ ऑफ दिस टाइप ऑफ वेल इज़ 10 फीट टू 7,000 फीट, यानी कि इस तरह के कुएं की जो गहराई है वो 10 फीट से लेकर 7,000 फीट तक देखने को मिलती है। तो आर्टिजियन वेल के बारे में आपको कभी ना कभी एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कंपटीशन। विश्व के सबसे ज़्यादा आर्टिजियन वेल कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। आर्टिजियन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फ्रांस का आर्टियोज और ऑस्ट्रेलिया का आर्टिजियन बेसिन जो है वो इस तरह के कुएं की भरमार है। This is all about artisan well. So this is all about the water resources of your class, and with this topic we end the water resource, and tomorrow class we will discuss the another topic. I hope कि आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है
मेरे समझाने में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे वो मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के साथ वो थोड़ा सा बेसिकली उसके साथ डिस्कस कर लूँगा। बच्चों मैं यहाँ पे अमूमन आप लोगों के साथ इस वीडियो को यूट्यूब पे डालने का कोई कमर्शियलाइज यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप यूट्यूब पे तो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर आप कॉलेजिस ग्रुप के अंदर उसको थोड़ा कम यूज़ में लाते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, और चाह के ना चाह के आप चाह के समय निकाल कर अपनी उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। आई एम नॉट टेकिंग अबाउट एनी लाइक्स, एनी अदर कमर्शियल यूज़, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो अपने आप आपको मिलती रहेगी। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर विद यू, and thank you so much. We will discuss again. Thank you.